अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आप लोग यकीनन बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा जो है घर पर रहकर बहुत महफूज होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा घर पर रह के, और एक नया आपको तजर्बा मिल रहा होगा कि हम जो है कितने अच्छे तरीके से जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं महफूज घर पर रह कर। ठीक है, लेकिन देखिए तालीम को आपको जारी रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। हम लोगों ने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में जो था वो साइंस और असली तकाज़े का इब्तदाई जो तारुफ था और इब्तदाई जो साइंस की यानी इजादात थी उनसे हमने आगाही हासिल की थी। यानी साइंस जो है वो कैसा इल्म है, साइंस के मायने क्या हैं, साइंस का जो है वो मौजू क्या है बुनियादी तौर पर, इससे हमने यानी बुनियादी तौर पर आगाही की थी। अब साइंस के बारे में तो आप लोगों को इतना बताने की यानी इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग खुद भी जो हैं वो आज के दौर में मौजूदा दौर में साइंस की बहुत सारी इजादात से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। ठीक है, हम सब ही जो है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो साइंस ने हम पर बहुत ज़्यादा नेमतें जो हैं हमको अता की हैं। देखें, एक नेमतें तो वो हैं जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने दुनिया को कायम करके इंसान को मुख्तलिफ़ नेमतें अता की, और दूसरी नेमतें वो हैं जो इंसान ने अपनी अक्ल शऊर को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ दरियाफ़तें करके और उसके बाद मुख्तलिफ़ इजादात के ज़रिए से जो है वो हासिल की हैं, जिन्हें हम कभी दरियाफ़तें कहते हैं और कभी हम जो है इजादात कहते हैं। तो हमने अपने जो गुज़िश्ता लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि साइंस ने जो है बहुत ज़्यादा फ़वाइद पहुँचाए हैं मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में, जैसे पारचा बाफ़ी है, यानी पारचा बाफ़ी कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। उसके अलावा जो है मेडिकल साइंस है जिसे हम शोबाए तिब कहते हैं। फिर है हमारा कम्युनिकेशन जिसे हम उर्दू में कहते हैं इत्तलात व नशरियात, पैगाम रसानी का भी इसको हम शोबा कह सकते हैं, जिसमें टेलीफोन, टेलीप्रिंटर वगैरह, रेडियो, टेलीविज़न है, इसने बहुत ज़्यादा। फिर आजकल हम लोग जो मैं और आप जिससे मुंसलिक हैं वो हमारा नेट है, जो कि एक बहुत ही वसी और अरीज़ जो है, जिसमें ये समझ लीजिए कि ताल्लुक़ का और पैगाम रसानी का जो है वो ज़रिया है। ठीक है, तो आज बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब से कंप्यूटर ईजाद हुआ है तो दुनिया जो है वो बाज़ीचा अतफ़ाल बन गई। यानी बाज़ीचा अतफ़ाल का मतलब क्या हुआ? अतफ़ाल कहते हैं बच्चों को और बाज़ीचा कहते हैं बाग को। यानी आज हमें दुनिया जो है वो महसूस होती है बच्चों के बाग की माने, यानी खेलते कूदते हम लोग जो है सब कुछ सीखते चले जा रहे हैं और बहुत ही दिलचस्पी के साथ भी सीख रहे हैं। इसमें हमें कोई मतलब किसी किस्म का कोई दबाव भी नहीं होता। फिर साइंसी ज़राए जो हैं, साइंसी ज़राए की वजह से क्या हुआ कि जो इंसान ने सबसे पहले तो जो ज़मीन के ऊपर उसे अपने चीज़ें नज़र आती थी उनसे उसने मालूमात हासिल की। उसने वो देखा कि ज़मीन पर क्या कुछ है, दरिया, समंदर, दरख्त, पहाड़, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर, मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात, उनकी खुसूसियात, मुख्तलिफ़ हैवानात, इनसे उसने आगाही हासिल की। फिर इसके बाद हमारे सामने जो आता है वो ये आता है कि हमारे पास आ जाती है समंदर के नीचे की अमीक और वसीत दुनिया। अमीक क्या है? अमीक कहते हैं गहराई को और वसीत कहते हैं वसअत को। ठीक है, यानी कुशादगी को। अब इससे आप कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने ये क्यों इस्तेमाल किया ये मैंने ये चीज़ इस वजह से इस्तेमाल की कि जो समंदर की दुनिया है वो खुश्की की दुनिया के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा वसी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक चीज़ के 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से जो है वो दुनिया में पानी है और सिर्फ एक हिस्सा जो है उस पर खुश्की है। खुश्की से मुराद जिस ज़मीन पर मैं और आप रहते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक या बर आज़म जो है वो आबाद हैं। बाकी जो ज़मीन का हिस्सा है वो पानी से यानी ढका हुआ है, जिसमें समंदर हैं, जिसमें दरिया हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, चश्मे हैं। ये तमाम मिलकर जो है वो यानी एक तरह से ज़मीन को पानी से ढक देते हैं। तो इस वजह से जो समंदर जब ज़्यादा वसी और अरीज़ है, पानी ज़्यादा वसी और अरीज़ है, तो इसी तरह उसकी जो सतह है वो भी बड़ी रंगारंग है।
रंगारंग से मुराद क्या है, मतलब जिसे आप इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वेरिएशंस, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो यानी मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ खसूसियात की हामिल चीज़ें हैं। इसलिए समंदर की दुनिया जो है वो हमारी इस दुनिया से ज़्यादा वसी और रीज़ और रंगारंग भी है। इसके अलावा बेश कीमत भी है। बेश कीमत का मतलब क्या है, बहुत कीमती भी है। कीमती इस लिहाज से कि उसमें जो कुछ छुपा हुआ है, जो कुछ उसमें पोशीदा है, मसलन मुख्तलिफ़ मखलूक़ात। अब हम तो सिर्फ मछलियाँ खाते हैं ना, मछलियाँ और झींगे, लेकिन उसके अलावा भी उसमें दीगर मखलूक़ात हैं, उनसे भी हमें आगाही हासिल होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो घोंगे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की और दीगर अशिया हैं, पौधे हैं। ये तमाम मिलकर जो हैं वो समंदर की दुनिया को ज़्यादा रंगारंग भी बनाती हैं और ज़्यादा कीमती भी बनाती हैं। तो साइंस का अब इसमें क्या कमाल है, ये तो ज़ाहिर है कि पहले मौजूद था। साइंस का ये कमाल है कि मौजूद पहले से समंदर की तह तक रसाई हासिल की, ठीक है, यानी उस तक रसाई हासिल की और ये देखा कि वहाँ पर क्या चीज़ें जो हैं दरअसल पोशीदा हैं। अब हम अगर आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए जो है कोई पेशन गोई करें साइंस के ज़ोर पर, तो हम ये कहेंगे आज मौजूदा सदी में कि इंसान की खुराक और दूसरी ज़रूरियात का दारोमदार समंदर पर होगा। यानी आने वाला जो मुस्तकबिल है वो हमें ये ऐलान कर रहा है, हमारे लिए ये पैगाम दे रहा है कि इंसान की जो ज़मीन की खुराक है उसमें तो किल्लत वाक़ई हो सकती है, उसमें तो कहत आ सकता है, लेकिन जब वो मुतबादिल ढूंढेगा अपने खुराक के लिए तो वो समंदर की तरफ रुजू करेगा, जहाँ उसे जो है वो यानी उसकी ज़रूरियात जो हैं न सिर्फ ग़िज़ाई अजनास, ग़िज़ाई यानी जो उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी, बल्कि जो दीगर ज़रूरियात हैं वो भी जो हैं वहाँ पर पूरी हो सकेंगी, जिसमें मादनियात भी आ जाएंगी, जिसमें दीगर, देखिए मादनियात का मैं नाम बार बार क्यों ले रही हूँ, मैं इसलिए ले रही हूँ कि मादनियात के जो यानी ज़खायर हैं उनसे हम ज़मीन के ऊपर तो वाकिफ़ होते हैं, लेकिन सतह समंदर के नीचे या सतह आब के नीचे, उसे हम आब कहते हैं, पानी के नीचे भी जो हैं वो मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है कि इल्म की बुनियाद पर, साइंस की बुनियाद पर हम उनसे उनका यानी सही पता लगाए जा सकें, और ये काम आज साइंस ने बिल्कुल आसान कर दिया है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि साइंस ने जो सिर्फ ज़मीन ही को यानी मुतासर नहीं किया, बल्कि साइंस ने इंसान को समुंदर के नीचे की जो गहराई है और जो वसी और ईज़ और रंगारंग दुनिया है उससे भी आगाही दी। अब आप सोच होंगे कि अब वो कौन सा आखिर शोबा रह गया जहाँ साइंस ने दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अपनी कार फरमाई दिखाई। बिल्कुल दुरुस्त, खलाई दुनिया। जी, खला से मुराद क्या है, आप इसे स्पेस भी कहते हैं और खला जो है इसे हम फ़िज़ा भी कहते हैं। खलाई दुनिया की दरियाफ्त, खलाई दुनिया मौजूद पहले से है। देखिए ये चीज़ें वो हैं जो पहले से ही कुदरत ने हमारे लिए मौजूद कर दी हैं, यानी कोई नई बात हमसे जो है वो नहीं की जा रही। अब क्या है, ये कब मुमकिन हुआ, ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब इंसान ने ज़मीन से बाहर वसी और ईज़ दुनियाओं की दरियाफ्त की, और उसने इस दरियाफ्त के लिए क्या किया, उसने इस दरियाफ्त के लिए जो है कशिश सकल की सरहद को अबूर किया। कशिश सकल क्या है, कशिश सकल जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, और इसको यानी सरहद को पार किया और वो जो था चाँद की सतह पर पहुंचा, उसने चाँद की दुनिया पर कदम रखा। और ये कदम क्या है, ये कदम किसी एक या दो इंसानों का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का कदम है। इसको इस तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर ये इंसान जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अल्लाह ने उसको अक़ल भी अता फ़रमाई है, और इसी अक़ल व फ़हम की बुनियाद पर अल्लाह ताला ही ने उसको जो है वो तस्ख़ीर कायनात का हुक्म भी फ़रमाया। तो अब जब वो तस्ख़ीर कायनात करते हुए जब वो दुनिया के बाहर की सतह पर पहुंचा, यानी वो ज़मीन की सतह से निकला
اور آسمان کی بلندیوں میں پہنچا تو وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا، اور یہ دنیا تھی چاند کی دنیا۔ اس سے اس نے آگاہی حاصل کی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ مصنف نے ان کو بہت اچھے ناموں سے نوازا ہے، یعنی جو ہمارے بنیادی طور پر جو ہمارے یعنی جو ہمارے کیا کہنا چاہیے کہ خلا نورد جو تھے، یعنی ہمارے جو خلا نورد تھے، ابتدائی خلا نورد آرم اسٹرانگ جیسے، ان کو اس صدی کا کولمبس اور واسکو ڈی گاما کہا گیا۔ اب واسکو ڈی گاما اور کولمبس کون ہیں؟ جی، واسکو ڈی گاما اور کولمبس دونوں جو ہیں وہ سیاحوں کے نام ہیں، سیاح ہیں، جسے ٹورسٹ انگلش میں آپ کہتے ہیں۔ کولمبس آپ کو یاد ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے امریکہ کو دریافت کیا، اور واسکو ڈی گاما بھی اسی طرح سے ایک ملک کی دریافت کے بانی بنے۔ تو ان سائنسدانوں کو انہوں نے اس وجہ سے کولمبس کا نام دیا کیونکہ انہوں نے چاند کی دنیا کو جو ہے وہ دریافت کیا، لوگوں کے سامنے لے کر آئے، سب کے سامنے لے کر آئے۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ اسی بنیاد پر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر جو موجودہ صدی کی ہم بات کریں جس میں اور آپ زندہ ہیں، یعنی 21ویں صدی میں اگر ہم مزید پیش رفت کی بات کریں کہ سائنس جو ہے وہ خلا میں مزید پیش رفت کیا کرے، آپ لوگوں کو اگر اس سے دلچسپی ہوگی تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے کہ جو امریکہ کا ادارہ ہے خلائی تحقیق کا، ناسا کے نام سے، وہاں مختلف قسم کی ایئر شپس جو ہیں وہ جاتی رہتی ہیں مختلف سیاروں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ سفر جو چاند کی یعنی چاند کے پہلے قدم سے شروع ہوا تھا وہ رک نہیں گیا، بلکہ کامیابی نے انسان کے حوصلے کو مزید بڑھایا ہے، اور اب جو ہے وہ دوسری دنیاؤں، دوسرے سیاروں تک بھی وہ رسائی حاصل کر رہا ہے۔ اب اگر ہم آج کی بات کریں تو آج ہمیں یہ سفر کیسا لگتا ہے؟ یہ سفر آج ہمیں ایسا لگتا ہے، یعنی دو سیاروں کے درمیان زمین اور چاند سے لے کر کا سفر ہمیں بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم دو شہروں کے درمیان سفر کر رہے ہیں، یعنی دو شہر ہیں ہمارے اور ان کے درمیان ہم سفر کر رہے ہیں، جیسے ہم کراچی سے لاہور کا سفر کر لیں، یا ہم دو ممالک کا سفر کر لیں، مطلب پاکستان سے ہم امریکہ کا سفر کر لیں، یعنی اب اتنا آسان بھی بن گیا ہے اور آرام دہ بھی ہے، اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہے۔ تو سائنس کا یعنی یہ سائنس کی بہت جو ہے یعنی کہنا چاہیے کہ کاوش ہے، جس نے جہاں زمین خشکی پر انسان کو جو ہے مختلف نعمتوں کا استعمال، ان سے آگاہی دی، دوسری جانب اس نے سطح زیر آب یعنی جو سمندر کی نیچے کی دنیا ہے اس سے آگاہ کیا، اور پھر آسمان کی بلندیوں میں جو ہے وہ بھی اس نے یعنی سائنس نے جو ہے انسان کو آگاہی عطا کی۔ اس کے بعد اب ہم جان لیتے ہیں، ہم جس طرح سے مرحلہ وار سائنس کے فوائد سے اور اس کی نعمتوں سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سائنس جو ہے اس کی کون سی ایسی دو بنیادی ایجادات تھیں جنہوں نے سائنس کی ترقی کی جو گاڑی تھی نا، اس کو میں گاڑی کہوں گی، اس سے پڑ لگا دیے، اسے پہیے نہیں لگائے بلکہ پڑ لگا دیے۔ تو اس میں وہ یعنی وہ کون سی دو ایجادات ہیں جن کے پاس سائنس کی ترقی جو تھی وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھی ہے؟ تو اس میں ایک جو ہے وہ ہے پہیہ۔ جی، یہ وہی پہیہ جسے آپ ویل کہتے ہیں، اور آپ کو یہ ہر مشین میں بھی نظر آتا ہے۔ ہر مشین جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ سلائی مشین استعمال کریں، آپ واٹر پمپ استعمال کریں، کوئی بھی قسم کی کسی بھی نوعیت کی کریں، وہ پہیہ کہیں چھوٹے سائز میں ہے، کہیں بہت بڑے سائز میں ہے، کہیں اور زیادہ دیو ہیکل سائز میں ہے۔ پھر یہ پہیہ ہمیں کہاں نظر آتا ہے جسے ہم عام دیکھتے ہیں؟ جی جناب، گاڑیوں کے اندر۔ گاڑیاں کوئی بھی ہوں، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو، وہ کارز ہوں، وہ بسز ہوں، ریلز ہوں یا ہوائی جہاز ہوں، ہر جگہ ہمیں پہیہ ہی جو ہے وہ ترقی کرتا نظر آتا ہے، یعنی وہ پہیہ جو زمین پر شروع ہوتا ہے، چلتا ہے، اور اس کے بعد وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے ہوائی جہاز کی صورت میں۔ تو پہیے کا جو کہنا چاہیے ایجاد ہے نا، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایجاد ہے جس نے دنیا کی ترقی کو دراصل پہیے لگا دیے۔ صحیح ہے، اب ہم جان لیتے ہیں کہ دوسری ہماری کیا تھی؟ جی، بجلی۔
ٹھیک ہے، بجلی ہماری وہ بڑی ایجاد ہے جس نے پہیے کی جو یعنی ترقی تھی اس کو مزید بجلی لگا دی، صحیح ہے نا، بجلی کو بجلی لگا دی۔ بجلی کس طرح سے؟ یعنی وہی چیزیں جو پہلے ہم پہیے کے ذریعے سے استعمال کر رہے تھے، جب اس کے اندر بجلی کا اضافہ ہوا، وہ مشینیں جو پہلے دستی تھیں، ہاتھ سے چلائی جاتی تھیں، جب ان میں بجلی کا استعمال کیا گیا تو ان کی کارکردگی جو تھی اس میں 100 سے 200% اضافہ ہو گیا۔ یعنی ایک تو وہ تھا کہ انسان جو تھا وہ پہیے کو استعمال کر کے اپنے کام کو آسان کر رہا تھا، لیکن جب اس نے بجلی کے ذریعے سے ان مشینوں کو استعمال کیا تو نہ صرف اس کا کام آسان اور جو تھا سہل ہوا، بلکہ کم سے کم وقت میں اور کم سے کم لاگت میں، لاگت مطلب اخراجات میں، وہ زیادہ سے زیادہ بہترین کام کرنے لگا، یعنی زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا، یعنی پہیہ آ گیا، بجلی آ گئی۔ اب ان دونوں کو اگر ہم کہیں تو یہ سب سے اہم ہمہ جہت ہے، یعنی ان کی جو ہمہ جہت کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کی کئی زاویے ہوں، جس کے کئی، جسے ہم انگلش میں آپ کہتے ہیں نا ملٹیپل، تو اس کے لیے ہم اردو میں ہمہ جہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کی کئی جہتیں یا کئی سمتیں ہوں۔ اس کے بعد اگر ہم ان ایجادات کی اہمیت سے اتنی واقفیت حاصل کر لیں، اب اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے مطلب صرف 3 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے چشم تصور میں، اپنے تصور میں یہ بات لے کر آئیں کہ ہم سے یہ دونوں ایجادات یا ان میں سے کوئی ایک ایجاد جو ہے وہ واپس لے لی جائے تو کیا ہوگا؟ جی، تو کیا ہوگا؟ سائنس کی ترقی جو ہے وہ یکدم رک جائے گی، اور نہ صرف سائنس کی ترقی رک جائے گی بلکہ انسان جو ہے صدیوں پیچھے چلا جائے گا۔ کتنے پیچھے چلا جائے گا؟ جب کہتے ہیں قدیم دور کا انسان، جسے ہم پتھر کے دور کا کہتے ہیں، اس دور میں ہم پہنچ جائیں گے۔ یعنی یہ دو ایجادات جو بنیادی ہماری ایجادات ہیں، ہم اتنے پیچھے چلے جائیں گے، یعنی سائنس کی ان دو ایجادات کا جو کمال ہے وہی دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں یعنی کوئی اور دیگر چیز نظر نہیں آتی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سائنس نے انسان کی ضروریات کا احاطہ کس حد تک کیا ہے، یعنی انسان کی جو ضروریات ہیں انہیں کس حد تک سائنس پورا کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ضروریات تو بنیادی طور پر ہماری 3 ہیں ہر انسان کی، یعنی غذا، ہوا اور پانی، یا ہم اس کو ایسے کر لیں، غذا اور ہوا، غذا اور پانی یہ کر لیجئے، لباس اور رہائش، یعنی یہ 3 ہیں۔ غذا، خوراک کہہ لیجئے، اس کو خوراک کہہ لیجئے، خوراک، رہائش اور پھر ہمارا لباس۔ اب ان 3 ضروریات کو سائنس نے موجودہ دور میں یا جو آنے والا دور ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ پورا کیا ہے اور کس حد تک اضافہ کیا، کیونکہ دیکھیں یہ بات ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس اضافے کے سبب سے کیا ہے کہ جو ذرائع ہیں ہمارے، بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جو قدرتی ذرائع ہیں، خوراک کے ذرائع خاص طور پر، ان میں ہم اضافہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ذرائع ایسے ہیں جن میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔ اب خوراک کے ذرائع میں اضافہ یہی اصل میں ہمارا موضوع ہے، یعنی سائنس نے خوراک کے ذرائع میں بدلتے ہوئے حالات، بدلتی ہوئی آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو کس طرح پورا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی تو بات ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سائنس نے زندگی کو آرام دہ اور فرحت بخش بنا دیا ہے، یعنی زندگی اب جو ہے اس کی وجہ سے بہت پرسکون بھی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ آسان بھی نظر آتی ہے، یعنی وہی کام جو ہم گھنٹوں میں کرتے تھے اب ہم مشینوں کے ذریعے بآسانی کر لیتے ہیں۔ پھر اس کا سب سے بڑا جو اگر اس کو ہم لے کر آئیں کہ کسی خاص یعنی حصے میں، تو وہ کیا ہے؟ بیماروں کے لیے آب شفا ہے۔
आब का मतलब है पानी, यानी ये ऐसा पानी है जिससे उन्हें शिफा हासिल होती है। यानी साइंस ने सबसे पहले उन बीमारियों का पता लगाया जो कि जिसके जरासीम आम आँख से नहीं देखे जा सकते थे। यानी जब माइक्रोस्कोप ईजाद हुआ, जिसे हम खुर्दबीन कहते हैं, उसकी ईजाद ने बहुत से वायरस और बैक्टीरिया से आगाही दी और ये बताया कि ये कैसे पैदा होते हैं। और जब इनकी पैदाइश के बारे में पता चल गया तो फिर इनके इंसदाद यानी इनकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए गए। यानी इनसे जो बीमारियां हो सकती हैं या होती हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, उनके असरात को किस तरह कम किया जा सकता है। और यही असल मौजू है जो मौजूदा साइंस का या मेडिकल साइंस का है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो वक्त के हिसाब से जो इससे पहले नहीं थी लेकिन सामने आ रही हैं। जैसे आज आप और मैं इससे बड़े अच्छी तरह वाकिफ़ है कोरोना वायरस को ले लीजिए, जो इससे पहले कभी यानी कोई ऐसा वायरस जो है वो रहा नहीं, इससे मिलते जुलते ज़रूर रहे लेकिन इससे आगाही हासिल हुई। इस पर बहुत सारे जो यानी साइंस के माहिर थे उन्होंने इस पर काम किया, जो इससे मुताल्लिक़ा शोबे के जो यानी माहिरीन थे उन्होंने इसके लिए काम किया। और देखें आखिरकार दुनिया जो थी वो वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गई। यानी साइंस की मरहून मिन्नत। अब उसमें वैक्सीन में कुछ ख़राबियाँ हैं, वो खराबियाँ भी वक्त के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता करके दूर कर दी जाएंगी। तो यकीनन फिर क्या है, यानी ये नहीं है कि बीमारियां ख़त्म हो गई हैं या अमराज जो हैं उनसे निजात मिल गई है। ज़ाहिर है कि अमराज कुछ ऐसे भी हैं जो पुराने अमराज हैं, उनका इलाज भी दरियाफ़्त किया जाता है। तो इस लिहाज से साइंस जो है वो हमारे लिए बीमारों के लिए जो है वो शफ़ाए आब है। फिर उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो साइंस का है वो किसानों के लिए खुशहाली की कलीद बनी। कलीद मतलब चाबी, यानी जो किसान हैं वो उनकी फसलों में इसके ज़रिए से इजाफ़ा होता गया। वो उसमें किस तरह इजाफ़ा कर सकते हैं, वो अपनी फसलों को कैसे जो है वो बीमारियों से बचा सकते हैं, कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो उनकी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, कौन से मौसम में किस किस्म की खाद की ज़रूरत जो है वो किसानों को होती है। ये तमाम और इससे मुताल्लिक़ तमाम सवालों के तसल्ली बख्श जवाब जो है आज साइंस ने एग्रीकल्चर के ज़रिए से, ज़राई साइंस के ज़रिए से दे दिए हैं। फिर साइंस ने जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है वो अहले सनत को पहुँचाया है। सनत से मतलब है इंडस्ट्री या सनत से मुराद वो चीज़ें जो कि कारखानों में मशीनों के ज़रिए से तैयार की जाती हैं, जहाँ इंसान भी काम करते हैं और बड़ी बड़ी हैवी मशीनें या कम भारी मशीनें भी इस्तेमाल की जाती हैं। उनके लिए साइंस ने क्या किया, एक जादू की छड़ी का काम किया। यानी वो काम जो कई दिनों में होता था वो काम बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ वो आज जो है पाया तकनीक तक पहुंचने लगा है। मुख्तसर ये हम ये कह सकते हैं कि कारबार हयात की जो गाड़ी है उसको रमा दमा रखने के लिए क़ुव्वत और तवानाई का सबसे बड़ा मंबा जो है, मंबा से मुराद क्या होती है, यानी कोई वो चीज़ जिससे कोई शुरू होती है, इब्तिदा होती है। मंबा कहते हैं किसी चीज़ की इब्तिदा होना, वो साइंस है। दुनिया में जो है रोज़ अफ़ज़ूं आबादी की किफ़ालत की ज़मानत भी है। आबादी बढ़ती जा रही है और इसकी किफ़ालत यानी इसकी जो परवरिश है उसके लिए भी साइंस ही जो है वो इंसानों को तरीके फराहम करती है कि कौन से तरीक़ों से काम लेकर जो है वो हम अच्छी फसलें बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया साइंस की तरक्की की कोई हद भी है? तो बिल्कुल नहीं, साइंस की हद कोई नहीं है। साइंस की हद इंसान के तसव्वुर से कहीं आगे है। और मुस्तक़बिल करीब में तो ये देखा जा रहा है कि तरक्की के इम्कानात बहुत रोशन हैं। यानी आने वाला मुस्तक़बिल जो है वो हमें ये पैगाम दे रहा है कि अब जो साइंस है उसने इंसान के लवाज़िम ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। लवाज़िम का मतलब होता है ज़रूरियात ज़िंदगी, यानी जो आज हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी वो तब्दील हो चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब वो कैसे तब्दील हुई है, यहाँ आपको एक मैं मिसाल दे देती हूँ। हयातियात या बायोलॉजी के ज़रिए से इनकलाब आया।
किस तरह से इनकलाब आया कि साइंस की अगली तरक्की खुद इंसान को तब्दील कर देगी, यानी इंसान को साइंस ने मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील कर दिया है। आज हम इंसान जो है वो हयातियात की मदद से पौधों या हैवानात के तुख्म तब्दील कर सकता है। तुख्म का मतलब क्या होता है? तुख्म कहते हैं किसी भी चीज़ के बीज को। अब क्यों हम ये बीज पैदा कर रहे हैं? ज़्यादा पैदावार देने वाले फलदार दरख्त और ज़्यादा अनाज पैदा करने वाली फसलें जो हैं वो आज पैदा की जा रही हैं। इसी तरह से ऐसे हैवानात जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं जो ज़्यादा गोश्त और दूध देने वाले हैं और जरासीम से पाक भी हैं। इसके अलावा ऐसे पौधे भी जो हैं वो तख्लीक किए जा रहे हैं जो कि यानी इसको ये कहना चाहिए कि कीड़े मकोड़ों से दूर हैं या पाक हैं, और ऐसे हैवानात भी हैं जिनके जो दूध और गोश्त हैं वो जरासीम से पाक है। तो इस तरह से ये जो एक पूरी साइंस जो हमारे सामने आई है उसको हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है वो नाम देते हैं, यानी ये पूरी एक साइंस है। इसके बाद अब आ जाता है माबादुस सनअती इनकलाब, यानी वो इनकलाब जिसको हम पोस्टल इंडस्ट्री रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी वो इनकलाब जो कि मौजूदा दौर में आया है। मौजूदा दौर सदी जिसको हम 21वीं सदी कहते हैं, और इस 21वीं सदी में जो है ये सनअती इनकलाब के आने का जो है वो सिलसिला जारी है। माबादुस सनअती इनकलाब में जिन कौमों के हाथों रूनुमा होगा वही दुनिया की सबसे ताकतवर और बालादस्त कौमें होंगी। ये मैं और आप देख सकते हैं। बालादस्त का मतलब यानी उन्हीं की खुदमुख्तारी होगी, और बकिया कौमें जो होंगी दुनिया की उनकी आज़ादी और खुदमुख्तारी भी जो है वो उन कौमों की अपने हाथ में नहीं होगी, बल्कि किनके हाथ में होगी? बिल्कुल दुरुस्त, उन्हीं ताकतवर और बालादस्त कौमों के हाथ में होगी जो कि माबादुस सनअती इनकलाब में जो है का सबब बनेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम अपने पाकिस्तान को देख लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान में साइंस का क्या रुझान है। हम अहले पाकिस्तान और मुसलमान आबादी के लिहाज से दुनिया की एक बड़ी कौम है, और हमारे तलबा की तकरीबन 1/3 तादाद जो है अब साइंस की तालीम हासिल कर रही है। हमारे यहाँ साइंसी तहकीक के भी सैकड़ों इदारे मौजूद हैं। फिर हमारे पास शोबे ऐसे भी हैं जिसके साइंसदान जो हैं वो दुनिया भर में वो यानी उनकी जो काबिलियत है उसको रिसर्च को उनकी माना जाता है। जौहरी तवानाई के लिहाज से भी जो है वो हम कई ममालिक से बहुत आगे हैं। ठीक है, इसके अलावा जौहरी हम अगर इरादा कर लें यानी आज के दौर में 21वीं सदी में, तो हम दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में अपने आप को अपनी जगह बना सकते हैं। यानी उसके लिए जिस तरह जब हमने जौहरी तवानाई हासिल कर ली है, हम यानी जौहरी तवानाई वाले मुल्क बन गए हैं और एक पहला इस्लामी मुल्क भी है, तो हम यकीनन और जो साइंस से मुतालिक चीज़ें हैं, शोबे हैं, ख़ास तौर पे मईशत है, उसको भी हम तब्दील कर सकते हैं। यानी ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कौम हैं जो इरादा कर लें तो कर सकते हैं। अब आखिर में हम ये देख लेते हैं कि साइंस की तालीम जो है बहैसियत मुसलमान के हम क्यों हासिल करें। तो उसका सबसे बड़ा तो ये है कि इससे हमें एतकादी फ़ायदे हासिल होते हैं। एतकाद का मतलब क्या होता है? यानी ईमान, अकीदा। ठीक है, अब उससे हमें क्या एतकादी फ़ायदे हासिल होते हैं? यानी एक मुसलमान को साइंस ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे ईमान की ताज़गी और तक़वियत हासिल होती है। साइंस इस्लाम की बताई हुई बातों की तस्दीक करती है। यहाँ सिर्फ मैंने एक मिसाल आपके सामने पेश की है। शिकमे मादर में, शिकमे मादर का मतलब है यानी माँ के पेट में नशोनुमा पाने वाले बच्चे के तमाम मदारिज जो आज साइंस ने जो है साबित किए हैं वो कुरान पहले ही बयान कर चुका है। ठीक है, यानी कुरान में वो तमाम मदारिज जो हैं वो से ही मौजूद है। इसके अलावा क्या है? साइंसी तहकीक की कुरान के साथ ऐसी ज़बरदस्त मुताबिकत है, यानी है ही ज़बरदस्त मुताबिकत। उसको देखकर जो फ्रांस के एक मशहूर डॉक्टर थे, यानी साइंसदान थे, डॉक्टर मॉरिस बुकाय, वो हैरान रह गए। मॉरिस बुकाय, और चंद साल हुए वो मुसलमान हो गए।
یعنی صرف یہ ایک آپ کو یہاں مثال دی گئی ہے مورث بقائے کی، ورنہ ہزاروں سائنسدان جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ دوسرے بہت سے سائنسدان بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ سائنس یہ واضح اشارہ دے رہی ہے کہ پوری کائنات خدائے واحد کی تخلیق کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سائنسی جو تحقیق ہے اس نے قرآن کے جو یعنی حقائق تھے ان کو درست ثابت کیا ہے، یعنی قرآن نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے کائنات کی، زمین کی، انسان کی حقیقت کو، اس کی زندگی کی حقیقت کو، موت کی حقیقت کو بیان کیا تھا۔ تو اس پر جو تجربہ اور مشاہدہ کیا وہ سائنس نے کیا، اور یہ اس کے ذریعے سے یعنی واضح ہو گیا۔ طلباء یہ جو ہم جو زیر مطالعہ ہمارا سبق ہے اس کو آپ گھر پر بھی پڑھیے گا، اور یہ وہ سبق ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس سبق میں سے جو ہے وہ اقتباس کی تشریح آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب آپ بہت بہتر انداز میں اقتباس کی تشریح جو ہے وہ کر سکیں گے، اور یہ کیونکہ ایک لحاظ سے اس لیے بھی آسان ہے کہ اس میں کوئی مشکل الفاظ آپ کو اتنے زیادہ نہیں مل رہے اور بہت زیادہ آسان ہے، تو اس سے بھی آپ کو جو ہے مدد ملے گی۔ اور اگر اس میں سے کوئی بھی کسی بھی حصے سے اقتباس آ جائے گا تو آپ بآسانی جو ہے وہ اقتباس کی تشریح کر سکیں گے۔ اور سائنس اور عصری تقاضوں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سائنس کا موجودہ دور سے یا جو گزرنے والا دور ہے اس سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اپنا عمل دہرانا چاہیے۔ ہماری ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے دوبارہ کسی نئے لیکچر کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ ہم آپ سے جلدی ہی جو ہے وہ ملنے والے ہیں۔ ہم آپ سے بہت زیادہ جلدی اچھا دیکھیں، اس میں آپ کو جہاں پہ بھی آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ سائنس کی ترقی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی سائنس جو ہے وہ اس کا مطلب کیا